आज का टॉपिक हमारा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे है और डॉक्टर फिल्दा इनको प्रेजेंट करेंगी। तो मैं डॉक्टर फिल्दा से दरखास्त करूंगा कि प्लीज स्टार्ट करें। The topic of my presentation is rheumatoid arthritis. It is a chronic, symmetrical, inflammatory, destructive polyarthritis. It is most common inflammatory arthritis. It mainly affects the joints. Primary effect करता है synovial joints को and leads to joint destruction and deformity. It is more common in women of age group 30 to 50 years. इन फीमेल Etiology. Etiology. ये ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, क्योंकि ये माइक सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। HLA-DR4 के साथ इसके एसोसिएशन है। ये अफेक्ट करती है साइनोवियल, ये साइनोवाइटिस कराती है और पेनिस फॉर्मेशन कराती है। ये पेनिस फॉर्मेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू है जो आपके बन जाता है साइनोवियल टिश्यू के अंदर, जो रिजल्ट करता है एनकाइलोसिस से। जॉइंट्स की फ्यूजन हो जाती है स्कार टिश्यू से। पैथोफिजियोलॉजी, इसके अंदर CD4 टी सेल्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। इम्यून डिसरेगुलेशन कराते हैं, टी सेल एक्टिवेशन, और साइटोकाइंस जो हैं TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 या इंटरल्यूकिन 6 इन्फ्लेमेशन कराते हैं। जो पेनिस फॉर्मेशन है वो कार्टिलेज इरोजन और बोन डिस्ट्रक्शन कराते हैं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जिसके साथ हमारे पास पेशेंट आता है वो है जॉइंट्स की स्वेलिंग, टेंडरनेस, टेंडर जॉइंट्स होते हैं और स्वेलिंग होती है। और जो हम देख रहे होते हैं सिम्टम्स, उसमें आ जाता है इट इज सिमेट्रिकल होता है। वो अगर हैंड्स हैं तो क्योंकि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स को इन्वॉल्व करता है तो बोथ हैंड्स की होगी। पोलीआर्थराइटिस है 5 से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। क्रॉनिक हिस्ट्री होगी, 6 वीक से ज़्यादा की हिस्ट्री देगा पेशेंट। मॉर्निंग स्टिफनेस इंपॉर्टेंट साइन है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो कहेगा कि मॉर्निंग स्टिफनेस 1 आवर से ज़्यादा की होती है, जो एक्टिविटी के साथ कम होती है। और इसके साथ साथ अगर ये 4 चीज़ें और हमें इसके साथ रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिल जाएं, रूमेटॉइड फैक्टर मिल जाए और रूमेटॉइड रेडियोलॉजी पे, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एक्सरे वगैरह पे बोन इरोजन और स्टिफीनिया मिले, ये इनको हम इसको डायग्नोसिस बना सकते हैं आरए का। साइंस जो हम देखते हैं उसके अंदर अल्नर डेविएशन रिस्ट की हो जाए, रेडियल डेविएशन हो जाती है रिस्ट की, और अल्नर डेविएशन हो जाती है फिंगर्स की। इसमें हमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बॉटरीनीन डिफॉर्मिटी मिलती है। ये रही स्वान नेक डिफॉर्मिटी जिसके अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की फ्लेक्जन हो जाएगी और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। और बॉटरीनीन इसका टोटली ऑपोजिट है, जो पिक्चर में नज़र भी आ रहा है सबको। अच्छा, बाकी सिस्टमिक सिम्टम्स कराता है जिसमें फटीग, वेट लॉस, अनीमिया, फीवर, इस तरह की हिस्ट्री देगा पेशेंट। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं। ये इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कार्डिक में ये जो है एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस कराएगा। उसके साथ लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। लंग नोड्यूल्स या लंग न्यूमोकोनियोसिस वगैरह करा सकता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ करा सकता है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। रीनल इन्वॉल्वमेंट में नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है। ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट कराता है ये, जिसके अंदर ड्राइनेस ऑफ आइज कराता है और इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में आ जाता है हमारे पास। हेमाटोलॉजिकल भी आता है, हेमाटोलॉजिकल में एनीमिया आ जाता है। और लिम्फेटिक में एक सिंड्रोम कराता है जिसको हम कहते हैं फेल्टी सिंड्रोम, जिसमें आरए होता है विद स्प्लीनोमेगेली एंड ऑस्टियो एंड न्यूट्रोपीनिया। हाँ, फेल्टी। और लंग के अंदर ये हमारे पास कराता है कैप्लान सिंड्रोम, आरए विद न्यूमोकोनियोसिस एंड लंग नोड्यूल्स। इंपॉर्टेंट साइन इसका स्किन के अंदर मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास रोमेटिक नोड्यूल्स मिलते हैं, रोमेटॉइड नोड्यूल्स मिलते हैं। रोमेटॉइड नोड्यूल्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली एक्सटेंसिव सर्फेसेस पे मिलते हैं। फोर आर्म की प्रेशर साइड पे मिलता है, फोर आर्म पे, एक्लीज टेंडन पे, सैक्रम पे
और टोज पे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म ने दिया है। इसके अगर ये स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें हम चार चीज़ों को देखते हैं। अगर इसका स्कोर 6 से ज़्यादा अबव हो जाए तो हम इसका डिफरेंशियल वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आ रहा है। इसमें चार चीज़ें देखते हैं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, नंबर एंड साइट ऑफ जॉइंट्स, फिर एक्यूट फेज रिएक्टेंट देखते हैं, सीआरपी और ईएसआर कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स को देखते हैं कि 6 वीक से कम की हिस्ट्री है या 6 वीक से ज़्यादा की है, और सीरोलॉजी पे आरएफ और एंटी-सीसीपी। अच्छा, इसमें यहाँ एक बात बतानी है कि आरएफ की इम्पोर्टेंस। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस पे हम सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में एनीमिया मिलेगा, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, सीआरपी एसआर रेज आएगा, और इमेजिंग करा सकते हैं जिसमें एक्सरे ऑफ हैंड्स एंड रिस्ट मिलेगा, उस पर ऑस्टियोपेनिया एंड बोन इरोजन मिलेगा। रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी। आरएफ की इंपॉर्टेंस ये है कि 70% पेशेंट्स के अंदर ये पॉजिटिव होती है, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि नॉर्मल डिजीज़ और नॉर्मल इंडिविजुअल्स और दूसरे डिजीज़ में भी पॉजिटिव आता है, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। एंटी-सीसीपी की इंपॉर्टेंस है कि ये हाईली स्पेसिफिक है, 95% पेशेंट्स के अंदर ये पॉजिटिव आता है, ऑनसेट ऑफ डिजीज़ से पहले ये पॉजिटिव आ जाता है। और हाई टाइटिस बताएंगे, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज़ और मोर एग्रेसिव डिजीज़ और मोर पुअर और मोर प्रोग्नोसिस बुरा बताएगा कि जितने हाई लेवल्स होंगे। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ओवरव्यू। गोल हमारे पास ये है कि हम सिम्टम्स को रिलीव करें, जॉइंट डैमेज को कम करें और फंक्शन को मेंटेन करें। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, रूमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। बहुत सिवियर केसेस में कि जॉइंट बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट इसकी हम लोग दो तरह की ट्रीटमेंट है, पहले तो डीमार्ट्स देते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं। उसके साथ हम लोग सपोर्टिव थेरेपी में एनसिड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। एनसिड्स जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं, जब एनसिड्स हेल्प नहीं करते तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं। प्लस हम स्टीरॉइड्स को तब दे रहे होते हैं जब हम ब्रिजिंग थेरेपी कर रहे होते हैं, क्योंकि डीमार्ट्स को 1 से 3 मंथ्स लगते हैं अपने मैक्सिमम इफेक्ट पे आने के लिए, तो उनके साथ हम डीमार्ट्स के साथ हम ब्रिज करते हैं, स्टीरॉइड को ब्रिजिंग थेरेपी के तौर पे देते हैं। डीमार्ट्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन एजेंट मेथोट्रेक्सेट है और फर्दर सल्फासेलेजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। बायोलॉजिकल एजेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। मेथोट्रेक्सेट जो है वो बेस्ट इनिशियल डीमार्ट है, वही मैक्सिमम इफेक्ट के लिए 1 से 3 मंथ्स लगते हैं इसको। इसके साथ ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है और बोन मैरो सप्रेशन कराता है, और उसके साथ रीनल फंक्शन को अल्टर करता है। तो इसलिए हम सीबीसी, एलएफटीज और यूरिया कैट हर पेशेंट का मंथली कराते हैं, और पहले मंथली एंड देन एवरी 3 मंथ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेथोट्रेक्सेट का कि ये हर वीकली डोज देते हैं और सप्लीमेंट करते हैं फोलिक एसिड के साथ। ऑल्टरनेटिव टू मेथोट्रेक्सेट हम लोग लीफ्लोनामाइड दे रहे होते हैं, ऑल्टरनेट है टू मेथोट्रेक्सेट। लीफ्लोनामाइड के साइड इफेक्ट ये हैं कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है, डायरिया कराता है, हाइपरटेंशन और टेराटोजेनिक है, प्रेगनेंसी में तो नहीं देंगे। सल्फासेलेजीन का ये है कि हम ये मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन करके देते हैं, ये भी हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है और रीनल और पेनसाइटोकिनियास कराता है, और इम्पोर्टेंट ये कि जीआई अपसेट कराते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को मोनोथेरेपी के तौर पर दे सकते हैं सीरो नेगेटिव पेशेंट में और लेस सीवियर डिजीज़ में। प्रेगनेंसी के अंदर ये सेफ है, ये क्योंकि रेटिनोपैथी कराती है, इसलिए इसके साथ विजुअल एक्टिविटी और फंडोस्कोपी हम करेंगे पहले बिफोर स्टार्टिंग एंड एनुअली हर ईयर पे करेंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स हम तब देते हैं जब डिजीज़ जो है वो बहुत ही एग्रेसिव हो या डीमार्ट से रिस्पॉन्ड ना करे। जी सर ये आईवी या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं हम लोग। इसमें आता है हमारे पास एंटी टीएनएफ एजेंट्स में एटेनोसाइड, एडेनिलुमैब और इन्फिक्सिमैब। बाकी एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है रोटुक्सिमैब, और इंटरल्यूकिन 6 एंटेगनिस्ट होती है टोसिलिजुमैब। इसको कॉम्बिनेशन में देंगे मेथोट्रेक्सेट के साथ या अलग देंगे? नहीं सर, जब डीमार्ट का रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, एग्रेसिव डिजीज हो या रिस्पॉन्स, फिर बायोलॉजिकल स्टॉप कर देंगे, जी सर, फिर ये स्टॉप कर देंगे उसके बाद
सर ये कंबाइन करके दे सकते हैं मिथोट्रेक्सेट के साथ, सॉरी। हाँ, ये कंबाइन करके दे सकते हैं मिथोट्रेक्सेट के साथ। सब मोनोथेरेपी के तौर पर दे सकते हैं एक्सेप्ट इन्फ्लिक्सिमैब, जिसको हम लोग देंगे मिथोट्रेक्सेट के साथ। अच्छा, क्योंकि रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी कराती है, तो इसको देने से पहले स्क्रीन कर लेंगे टीबी के लिए। इन सबको कॉम्बिनेशन में, सबको मोनोथेरेपी के तौर पर दे सकते हैं एक्सेप्ट इन्फ्लिक्सिमैब, जिसको हम देंगे मिथोट्रेक्सेट के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाती है। और अच्छा, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। दूसरे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आ जाता है एसएलई। इसको एसएलई से इस तरह अलग करते हैं कि वो भी सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस होता है, लेकिन नॉन एरोसिव टाइप होता है, रैश के साथ एसोसिएटेड होता है, फोटो सेंसिटिविटी कराता है, ओरल अल्सर्स कराता है। सोरिएटिक आर्थराइटिस इसका दूसरा डीडी है। सोरिएटिक आर्थराइटिस में सोरियासिस के साथ आर्थराइटिस होगा, स्किन लीजन और नेल पेटिंग मिलेगी। रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में आर्थराइटिस होता है फॉलोड बाय जेनाइटो यूरिनरी या जीआई इन्फेक्शन के बाद होता है। क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज में हमारे पास आता है, आर्थ्रोपैथीज में आता है गाउट। गाउट जो है वो एक्यूट मोनो या ओलिगो आर्थराइटिस है। फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से किस तरह अलग करेंगे कि ये डिजेनरेटिव है, एसिमेट्रिकल होगा, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, ये एक्टिविटी के साथ वर्स होगा। इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, लेकिन 30 मिनट से कम की होगी। इसके अंदर डिस्टेंट ऑफ इंजर जॉइंट पे हमें बर्डन नोट्स मिलेंगे। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में वी हैव ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस क्रॉनिक मोनो आर्थराइटिस है, ग्रेजुअल इन ऑनसेट है, और क्योंकि टीबी है तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। सेप्टिक आर्थराइटिस में हमें एक्यूट सिवियर मोनो आर्थराइटिस मिलेगा विद फीवर एंड हाई डब्ल्यूबीसी काउंट। प्रोग्नोसिस प्रोग्रेसिव, इफ अनट्रीटेड, छोड़ नहीं दिया गया तो डिसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करेगा। अर्ली डायग्नोसिस प्लस एग्रेसिव ट्रीटमेंट बेटर आउटकम को रिजल्ट करेगा। कंक्लूजन, आर इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज कॉज्ड बाय सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस। इसके डायग्नोसिस हम क्लिनिकल, सीरोलॉजिकल और इमेजिंग पे करते हैं। मैनेजमेंट, डीमार्ज एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, सपोर्टिव थेरेपी जिसमें एनसाइड और स्टीरॉइड डाल जाते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स डिसेबिलिटी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो इसमें एक चीज़ जो है फिजियोथेरेपी के भी बोलते हैं, हाँ सर। फिजियोथेरेपी, इंक्यूबेशन थेरेपी, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं, वो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपने एक बात की कि एंटी सीसीपी हम कब करवाएंगे, अर्ली स्टेज में कुछ सर कोई रोल है? हाँ सर, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज ये पॉजिटिव आ जाता है, तो हम अगर स्टार्ट में भी कराएं तो ये। तो मतलब ये मेन डायग्नोस्टिक साइन हो गया जी सर, मोर स्पेसिफिक टेस्ट हो गया है इसमें, एज सही सही आर सही। एफ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि बताएंगे इसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि नहीं होती है? नहीं सर, मसल से इन्वॉल्व नहीं है। डॉक्टर सफीउल्लाह साहब कुछ कहेंगे? हाँ, ये मेनली फीमेल्स बिटवीन जी 30 हाँ, to 50 अफेक्टेड होती हैं, फीमेल। और ये बड़ी डिफॉर्मिंग होती है। यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हीट और कोल्ड कंप्रेसेस में, और एक्टिव आप लाइफस्टाइल बनाएं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वॉक करें। इसलिए क्या स्टिफनेस होती है, अगर छोड़ देंगे तो फिर बी ऑन बेड एंड हैंडीकैप फॉर लाइफ हो जाएंगे। You have to encourage the patient and they should move around, walk, take calcium, vitamin D, enriched foods, और activity is the best for them। और इसमें स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एक्सरसाइजेज, अगर उनको कोल्ड कंप्रेसेस से फ़ायदा है तो वो करते हैं, वरना हॉट कंप्रेसेस वगैरह इस्तेमाल करें, और मेडिसिन रेगुलरली। इसमें कोई ले ऑफ नहीं है कि कोई दिन ना लें, नहीं लेंगे तो इन्फ्लेमेशन और वो सब स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, जिसमें प्रोलॉन्ग एंड फॉर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना होगा। सफीउल्लाह साहब ने कहा ना कि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेडिसिन जो है वो बात की चीज़ है, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो ऑटोइम्यून जो है आपके इम्यून जो है, जैसे मैंने ने बताया कि हेपेटोटॉक्सिक भी है, ठीक है ना, और लंग्स के ऊपर भी मेन कार्डियक इफेक्ट्स के बहुत ज़्यादा है।
हम कोशिश करें कि पेशेंट को, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ओपीडी में बताते भी हैं पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज क्या करनी है, जिससे मसल्स की पावर ज़्यादा होगी तो इतने जॉइंट्स जो है वो मजबूत होंगे। ठीक है, कोई और कोई कहना चाहे सकता है? स्टेरॉइड्स है ना, बिल्कुल सर। एक्यूट पेन रिलीफ के लिए भी है सर। हम मेथोट्रेक्सेट के साथ स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड्स को, एज ब्रिजिंग थेरेपी भी देते हैं। सर हम मेथोट्रेक्सेट के साथ टेपर ऑफ करेंगे। मतलब अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट जो है स्टेरॉइड ही है। अर्ली स्टेज में आपको फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा है तो आप स्टेरॉइड से इसको स्टार्ट करेंगे हेलसेट के साथ, पेन किलर के साथ, ठीक है ना। फिर आप डायग्नोसिस बना रहे हैं तो फिर मेथोट्रेक्सेट डॉक्टर सपोर्ट उसको फेवर करता है। इसमें 3-4 चीजें हैं, लिपोरा भी है, मेथोट्रेक्सेट भी है, सल्फासेलेनिन भी है, और हाइड्रोक्सिल एचसीक्यू है। इन चार में से दो सूट कर जाती है पेशेंट को। मोस्टली ज़्यादातर मेथोट्रेक्सेट का रोल ज़्यादा अच्छा है, वो सूट कर जाती है पेशेंट को, तो हम लॉन्ग टर्म उसको चला सकते हैं। ठीक है? फिर आगे जाके बायोलॉजिकल एजेंट मैडम ने जैसे बताया, तो वो लॉन्ग आगे जाके जो क्रॉनिक सीवियर पेशेंट हो जाए तो उसको बायोलॉजिकल एजेंट पे लाना पड़ता है। सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि एमटीएच जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो और जैसे कि डॉक्टर सफी ने बताया कि मोस्टली स्टार्ट ही वुमेन में इस तरह से होती है, तो जब उनका प्लान हो फर्टाइल होने का या कंसीव करने का, तो उससे पहले हमें उनको काउंसिल करना होता है कि वी हैव टू स्टॉप दिस मेडिसिन, क्योंकि फिर इसमें एनोमलीज हो जाती हैं। तो ये काउंसलिंग important point. पॉइंट है। हम लैब एंकर कर रहे होते हैं इसमें दो चीजें आ रही होती हैं, आरए फैक्टर और आरए टाइटर। इसमें क्या डिफरेंस है? आरए फैक्टर और आरए टाइटर दो अलग-अलग ये हैं। देखिए वो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई बताइए, ठीक है ना। जो मैंने बताया कि आरए फैक्टर सिंपल दबा रहे हैं, एक होता है क्वालिटेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक है आरए टिटर, टिटर से बता दो उसका नंबर है कि कितना नंबर आ रहा है, कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना सीवियर होगा। इसको आप यूँ समझिएगा, इसको आप यूँ समझो, आप एएसओटी करवाते हैं, ऐसा ही सर, जी हाँ जी। ऐसा ही है। एएसओटी जब कराते हैं तो उसमें वही बात है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव की। वो तो उसमें तो आप आरए फैक्टर में आपका नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, उसमें जो मेन रोल है वो टाइटर का ही है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आरए नेगेटिव आता है, बिल्कुल। तो उसको कैसे पोर्ट करेंगे या उसको कैसे ट्रीट करेंगे, सर आप बताएं। देखिए हम स्मॉल जॉइंट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस और सिमेट्रिकल लैक ऑफ फिजिकल इंफॉर्मेशन, ये जैसे फिजाने का मूवमेंट या स्वान नेक डिफॉर्मिटी, फिंगर्स वगैरह देखेंगे तो उससे आइडिया होना। और स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादातर वो हिस्ट्री देंगी 6 वीक्स से क्रॉनिक है। वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन द मॉर्निंग। मैडम ने बताया कि इसमें आई की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ठीक है ना। और समटाइम पेशेंट आता है ड्राई आई एंड ड्राई माउथ के साथ, तो हम पूरी हिस्ट्री लें, ठीक है। ये सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी जॉगरन सिंड्रोम होता है जिसमें ड्राई माउथ होता है, एक ये सेकेंडरी इसके लिए तो होता है, ठीक है ना। तो हम पूरी इसकी फॉरो हिस्ट्री लें कि इसको जॉइंट पेन तो नहीं हो रहे हैं, कोई है साथ में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लेके उसको फिर डायग्नोसिस बनाएं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम उसको पेशेंट को दें इसके साथ साथ, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम आपस में मिलकर तो देख लें इसको क्लिनिकली, जो है ना। कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, हम पूछ लें एक दूसरे के साथ। और अब एज हमेशा ध्यान में रखें, 30 to 50 मिडिल एज के अंदर जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और फीमेल के अंदर चांसेस होते हैं। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं मैडम, ये वो नहीं बताया आपने, हैं? स्मोकिंग है, स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटिक हो गया, ओबेसिटी हो गई, ठीक है ना। ये हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। और कोई जैसे टाइप्स ऑफ वैसे तो आर्थराइटिस बताएं हैं, तो वो इसमें चेंज हो सकते हैं रूमेटॉइड में, जैसे सोरेटिक है या इन्फेक्टिव है, ये चेंज या हो मतलब सकते ये हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसमें इन्फेक्शन हो गया, कोई क्रोनिक इलनेस हो गई, वो जॉइंट्स पेन विद एज जो है वो आपके रूमेटाइड में, रूमेटिज्म में बिल्कुल गड़बड़ हो सकते हैं। क्योंकि रूमेटिज्म, मुझे सोरेटिक आर्थराइटिस है ना, मैं जी जी इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल एहतियात की जरूरत है। देखिए गड़बड़ हो सकता है ये। कॉलेज में जैसे हमने पढ़ा था, आजकल इसको इतना मेंशन नहीं किया जा रहा कि HLA, DR4 और DW4 में ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन होती है। तो वो जो हाईली स्पेसिफिक है वो तो इतना नहीं होता, लेकिन एक ये भी था। इसका हमें कोई यूरिक एसिड का रोल है, नहीं यूरिक एसिड होता है। कोई
IAC हमने पढ़ा था, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट के एरर उसमें वो भी करेक्ट करने हैं। मतलब आपकी इसकी डेफिनेशन डाटा से मुझे डाउट नहीं आता। डिफरेंट डाउट आ सकता है। डाउट आया तो था उसके सर। साथ साथ हम उसमें कोई दे सकते हैं। हाँ, अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से करेंगे कि यूरिक ड्रग दे दें, और अगर वो नॉर्मल है तो फिर इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है, और मैं अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से भी यही चाहूँगा जो भी करें अगर वो उसकी का अरेंजमेंट कर दें लैपटॉप के ऊपर या इससे, तो उसमें हमें एक साथ सबको देखने का भी मौका मिल जाता है हाँ, ये बात है। और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इसको हम कोशिश ये करें कि जो भी हम काम करें, जो भी हम करें 20 मिनट का हो, ताकि हमारे पास 10 मिनट की पूरी एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हो। अच्छा, लास्ट ये है कि जो अभी जो सबने बात की और हमारे फार्मिस्ट ने और डॉक्टर आज़ाद ने भी ये बात की है कि क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस है, तो इसमें हर सूरत में ट्रीटमेंट के साथ और ऐसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जो है वो नजर आनी चाहिए। और दूसरा, हर डायबिटिक का या कैंसर का है या मुख्तलिफ चीज़ों का है, डायलिसिस का है, क्रॉनिक जिसका मैनेजमेंट होता है उसकी मजीद कॉम्प्लिकेशन के लिए उसको आपके पास पूरी फैसिलिटीज ऐसी हैं, डॉक्टर अजहर और सभी दे रहे होते हैं इसको। जो जो रिलेटेड टेस्ट है जो वो आप साथ करवाएं। अगर आपको किसी लेवल पे लगता है कि आई का चेकअप करवाना है, कोई और चेकअप करवाना है, कोई गाइनिक का इशू है, तो आप उसको उसके साथ साथ चेक करवाते रहें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो और प्रॉपर मैनेजमेंट इसका। मैं मैडम सारा डॉक्टर साहब हूँ, डॉक्टर साहब प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर फिजा फॉर सच अ गुड प्रेजेंटेशन। और अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए फिर हम डॉक्टर अजहर से कंसल्ट करके फिर आपको टॉपिक बता देंगे, ताकि आप पहले से हम सब प्रिपेयर हो, ताकि वो जो भी चीज़ होगी वो अच्छे से हो। इंशाल्लाह।